सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बघौली, आप सभी का एक बार फिर से गृह विज्ञान की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम गृह कार्य व्यवस्था के तीसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। आज के जो हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु रहेंगे वो हैं गृहिणी के प्रमुख कर्तव्य, गृह कार्य व्यवस्था पर परिवार के आकार, परिवार के सदस्यों के व्यवहार, परिवार के सदस्यों की अभिरुचि तथा परिवार कल्याण का प्रभाव। तो बच्चों, आज हम इस चर्चा के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गृह कार्य व्यवस्था के साधन समझे थे, समय तथा श्रम बचाने वाले घरेलू उपकरणों और साधनों के महत्व के विषय में चर्चा की थी। घरेलू उपकरणों के प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी देखा था। समय व शक्ति बचाने के कुछ सुझाव आपको दिए गए थे। पारिवारिक आय किसे कहते हैं और पारिवारिक आय के क्या साधन होते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। बच्चों, पाठ को आरंभ करने से पहले हम पाठ के इस भाग को पढ़ने के उद्देश्य मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पाठ के इस भाग को पढ़ने के पश्चात आप गृह व्यवस्था के संदर्भ में गृहिणी के प्रमुख कर्तव्यों के विषय में अवगत हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था पर सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों के व्यवहार तथा उनकी अभिरुचियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण क्या है और परिवार कल्याण का गृह कार्य व्यवस्था पर में क्या महत्व होता है, इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो बच्चों, आइए हम आज अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था के लिए हमको विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन भौतिक भी हो सकते हैं और मानवीय साधन भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के सभी सदस्यों के योगदान की भी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप गृहिणी के बिना घर की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो गृहिणी जो होती है वो परिवार की केंद्र होती है, परिवार की धुरी होती है, परिवार की रीढ़ होती है। परिवार के सभी सदस्यों के आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र होती है। गृहिणी परिवार में भिन्न भिन्न भूमिकाओं में होती है। पत्नी की भूमिका में, माता की भूमिका में, बहू, बेटी, भाभी और अन्य कई भूमिकाओं में होती है। इन भूमिकाओं का निर्वहन करते समय उसके असंख्यों कार्य होते हैं, उन्हें उसके असंख्यों दायित्व होते हैं जिसका उसे निर्वहन करना होता है। हम गृहिणी के सभी दायित्वों का, सभी कर्तव्यों का यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन गृहिणी के कुछ प्रमुख कर्तव्य क्या होते हैं, आइए आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम पारिवारिक कर्तव्य। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को न सिर्फ पहचानना, यथासंभव उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति में परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, परिवार में सुख शांति खुशहाली लाना और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना, यह गृहिणी का एक प्रमुख पारिवारिक कर्तव्य होता है। एक आदर्श गृहिणी अपने इस पारिवारिक कर्तव्य को बहुत निष्ठापूर्वक निभाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों, हम देखते हैं कि गृहिणी की जो सर्वोत्तम भूमिका होती है, या जिसको कह सकते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह माँ की होती है। और एक माँ के रूप में एक गृहिणी बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। गृहिणी के शिक्षा संबंधी कर्तव्यों में गृहिणी
ना बच्चों का केवल पालन पोषण करती है, अपितु बच्चे को बोलना सिखाने से लेके बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना, बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास करना, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को सिखाना, बच्चों को स्कूली विद्यालयी शिक्षा का ज्ञान देना, उनको उसमें सहयोग करना, पर ये गृहिणी के शिक्षा संबंधी दायित्व हैं जिनका गृहिणी जीवन पर्यंत पालन करती रहती है। वह बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, उनको नैतिक शिक्षा देती है, उनकी योग्यता में लगातार वृद्धि करने का प्रयास करती है। बच्चों, हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार हमारी भौतिक उन्नति ही केवल पर्याप्त नहीं है कि हमारे जीवन में धन संसाधन बढ़ जाएं, यही केवल पर्याप्त नहीं है, अपितु हमारी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी ही आवश्यक है। यदि गृहिणी धार्मिक प्रवृत्ति की है तो वह अपने संस्कारों से, अपने सद्व्यवहारों से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, परिवार के सदस्यों को नैतिक शिक्षा देती है, उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है, उनको सदाचरण की तरफ प्रेरित करती है, उनको भारतीय परंपराओं और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी बातों को सीखने की प्रेरणा देती है, अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है और परिवार के वातावरण को पवित्र, सकारात्मक और सुखमय बनाने में सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त गृहिणी के गृह संचालन या गृह संबंधी कर्तव्य भी हैं। गृह संचालन के अंतर्गत गृहिणी परिवार के सदस्यों के लिए उत्तम पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना, परिवार में सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके लिए वस्त्रों आदि की व्यवस्था करना, विभिन्न घरेलू उपयोग के वस्तुओं की व्यवस्था करना, परिवार को साफ सुथरा स्वच्छ रखना, ये सभी कार्य गृहिणी के पारिवारिक गृह संचालन संबंधी दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सक के रूप में भी गृहिणी के कर्तव्य होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक स्त्री स्वभाव से ही कोमल, दया से भरी हुई, सहानुभूति से भरी हुई होती है, उसके अंदर धैर्य का गुण होता है। ये सभी गुण किसी भी बीमार व्यक्ति की परिचर्या के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि गृहिणी को प्राथमिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान है तो ऐसी स्थिति में वह परिवार के बीमार सदस्यों की बहुत अच्छी परिचर्या कर सकती है, घर में ही उनकी मलम पट्टी कर सकती है और अपने धैर्य, स्नेह और सेवा भाव से उनको जल्दी ठीक होने में, जल्दी स्वस्थ होने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त अतिथियों एवं संबंधियों के प्रति गृहिणी के कर्तव्य। बच्चों, एक कार्यकुशल गृहिणी न केवल परिवार के सभी सदस्यों से अपने संबंध सुखमय बनाए रखती है, अपितु रिश्तेदारों, मित्रों और संबंधियों से भी उसके संबंध स्नेहपूर्ण होते हैं, मित्रवत होते हैं। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनके सुख दुख में सहयोग करना, यह गृहिणी का एक प्रमुख दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त घरेलू सहायकों के प्रति भी गृहिणी का कर्तव्य होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि आजकल के व्यस्तता के जीवन में जब पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, दोनों ही कार्य घर से बाहर निकलकर कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में बिना घरेलू सहायकों के हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। घरेलू सहायक हमारी गृह कार्य व्यवस्था के कुशल संचालन में हमारी बहुत मदद करते हैं। इससे हमारे परिवार में शांति और संतोष रहता है। तो जब घरेलू सहायक हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं तो गृहिणी का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने घरेलू सहायकों के साथ सहृदयता से पेश आए, विनम्रता का व्यवहार करे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हो और उनके वेतन आदि का समय से भुगतान करे। और साथ ही साथ यह ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि घरेलू सहायकों से काम लेते समय वो उनके स्वाभिमान को भी बनाए रखे। तो बच्चों, हमने देखा कि गृहिणी के कई दायित्व हैं जिनका एक कुशल गृहिणी, एक आदर्श गृहिणी बहुत कुशलतापूर्वक पालन करती है।
बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमारी गृह कार्य व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था के द्वारा ही हम परिवार में सुख संतोष ला सकते हैं। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने देखा कि हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों के उपयोग के लिए हमें परिवार के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। अपने परिवार के सहयोग के बिना, परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना हम इस व्यवस्था को सुचारू नहीं रख सकते हैं। गृह कार्य व्यवस्था में परिवार के सदस्यों की संख्या का बहुत महत्व होता है। जब परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनकी आवश्यकताएं भी ज़्यादा होती हैं। जाहिर सी बात है, परिवार के सदस्यों की रुचियों में भी पर्याप्त भिन्नता होती है, उनके व्यवहार में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे में कार्यों की संख्या अधिक हो जाती है और गृह कार्य व्यवस्था अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। बड़े परिवारों में गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक जटिल कार्य होता है। इसकी अपेक्षा छोटे परिवारों में, जहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित है, वहाँ पर गृह कार्य व्यवस्था अपेक्षाकृत एक सरल कार्य होता है। भारतीय परिवारों को हम मुख्यतः दो भागों में, दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवारों में 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे और परिवार के अन्य अविवाहित सदस्य। एकाकी परिवार में 2 ही पीढ़ी के सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। सामान्यतः हम देखते हैं कि आजकल बच्चे भी 1 या 2 से अधिक नहीं होते, या कह सकते हैं सीमित परिवार हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि सदस्यों का भरपूर सहयोग गृह कार्य व्यवस्था में नहीं मिलता है, या अन्य कई कारणों से कभी कभी परिवार की गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती है, बहुत जटिल हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय परिवारों में संयुक्त परिवार कार्य व्यवस्था उत्तम ना रह पाने के क्या कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम, कार्य की अधिकता। जाहिर सी बात है, परिवार की सदस्यों की संख्या अधिक है, कार्यों की संख्या भी अधिक होगी। हर परिवार के सभी सदस्यों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, और यदि उनकी रुचियों में भिन्नता है तो कार्यों की संख्या अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में चाहे वो भोजन संबंधी कार्य हो, चाहे वो स्वच्छता संबंधी कार्य हो, या अन्य गृह कार्य हो, सभी कार्यों की अधिकता हो जाती है। और इस स्थिति में यदि परिवार के सदस्यों का संपूर्ण सहयोग नहीं मिलता है, यदि सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्यों की अधिकता के कारण गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती है। दूसरा है कार्य का असमान बंटवारा। बच्चों, हम देखते हैं कि बड़े परिवारों में चूंकि कई सदस्य होते हैं, हर सदस्य के व्यवहार में पर्याप्त भिन्नता होती है। कोई सदस्य बहुत परिश्रमी और जिम्मेदार होता है, तो कुछ सदस्य गैर जिम्मेदार और आलसी भी होते हैं। ऐसे में जो सदस्य परिश्रमी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, कार्य व्यवस्था का भार उसी के ऊपर आ जाता है। सारे कार्यों को, उस कार्यों के दायित्वों को उसको अकेले ही निर्वहन करना पड़ता है, या फिर परिवार में 1 या 2 ही सदस्य ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी से कार्य करते हैं और सारे कार्यों का दायित्व उन्हीं पर आ जाता है। और ऐसी स्थिति में गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती है, क्योंकि कार्य अधिक है, कार्य करने वाले कम हैं और लाभ उठाने वाले अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यों का दायित्व जिन व्यक्तियों पर है, उनके मन में असंतोष की भावना भी उत्पन्न होती है, गृह कलेश आदि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और परिवार की कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती है। फिर है वैचारिक व दृष्टिकोण मतभेद। बच्चों, हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार में चूंकि 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और उनमें 2 पीढ़ियों का अंतर होता है, यानी आयु में पर्याप्त अंतर होता है। ऐसे में उनके बीच में पर्याप्त वैचारिक व दृष्टिकोण मतभेद होने की संभावना भी रहती है। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी स्नेह, सामंजस्य, सहयोग, त्याग आदि भावनाओं का अभाव है, यदि वह अपने ही बारे में सोच रहे हैं, परिवार के
सभी सदस्यों की उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने ही दृष्टिकोण को लेकर चलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार में टकराव की स्थिति बन जाती है, कार्य व्यवस्था सुचारू नहीं रह पाती है और इन वैचारिक व दृष्टिकोण मतभेद के वजह से गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रह पाती है। अंत में अतिथियों का अधिक आगमन। बच्चों, जाहिर सी बात है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो उनके मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों की संख्या भी अधिक है। जब परिवार में अतिथियों का अधिक आगमन होता है तो परिवार के अधिकांश सदस्य अतिथियों के स्वागत सत्कार में ही लगे रहते हैं। परिवार के संसाधन भी सीमित होते हैं। ऐसे में अतिथि सत्कार की वजह से, बार बार अतिथि सत्कार की वजह से ना तो परिवार के सदस्यों को अपने दैनिक कार्यों के लिए पूर्ण समय मिल पाता है और ना ही उनके संसाधन उनके कार्यों के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में गृह कार्य व्यवस्था सुचारू नहीं रह पाती है और परिवार में क्लेश और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार में कार्य व्यवस्था उत्तम न रहने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जहां परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो वहां पे गृह कार्य व्यवस्था उत्तम ना रह पाए। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग है, सामंजस्य है, प्रेम और स्नेह है, यदि वह एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में बड़े परिवारों में भी, संयुक्त परिवारों में भी गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू रखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको संयुक्त परिवार में उत्तम कार्य व्यवस्था के कुछ सुझाव दे रही हूँ, जिनको अपनाकर एक बड़े परिवार में हम कार्य व्यवस्था को सुचारू रख सकते हैं। सर्वप्रथम, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझबूझ, जिम्मेदारी तथा ईमानदारी की भावना। यदि परिवार के सदस्यों के बीच में समझबूझ है, जिम्मेदारी की भावना है, कार्यों को करने की ईमानदारी है, अपने कार्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने की मानसिकता है, तो फिर उस परिवार में गृह कार्य व्यवस्था सुचारू होगी। परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व। परिवार के कार्यों के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व होता है। यदि हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझेगा, यदि हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करेगा, तो ऐसी स्थिति में परिवार की गृह कार्य व्यवस्था सुचारू रहेगी, क्योंकि किसी भी एक या दो परिवार के एक या दो सदस्यों पर ही घर के सारे कार्यों का बोझ नहीं आएगा, तो परिवार में संतोष भी रहेगा, प्रसन्नता भी रहेगी और खुशहाली भी आएगी। फिर है परिवार के सदस्यों की योग्यता तथा क्षमता अनुसार कार्य का निर्धारण। परिवार के सभी सदस्यों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उनकी अलग अलग शारीरिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं। यदि इन रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को पहचान कर इन रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार ही उनको दायित्वों का आवंटन किया जाए, तो ऐसे में परिवार के सभी सदस्य अपनी पूर्ण रुचि से प्रसन्नतापूर्वक तथा मन लगाकर गुणवत्तापूर्वक कार्य करेंगे। कार्य को करने में संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा और समय भी अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। परिवार के सभी सदस्य पूर्ण मन के साथ अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों में अपना योगदान देंगे और संयुक्त परिवार में एक उत्तम कार्य व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। बच्चों, हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में चूंकि कार्यों की अधिकता होती है, तो गृहिणी के पास बच्चों के पालन पोषण के लिए अधिक समय नहीं होता है। कई बार ऐसी अवस्था में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों के पालन पोषण में अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाए। संयुक्त परिवार में या बड़े परिवार में बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी का दायित्व अकेले गृहिणी पर नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर बच्चों के उत्तम पालन पोषण का दायित्व के निर्वहन करना चाहिए। परिवार के सदस्यों में कार्यात्मक सहयोग। यदि परिवार के सदस्यों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी सबका हित हो, सभी सुखी रहें की भावना है, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, उनमें कार्यात्मक सहयोग है, वह न केवल अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं अपितु परिवार के अन्य सदस्यों के कार्यों में भी योगदान करते हैं,
तो ऐसी स्थिति में परिवार में एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। बड़े परिवारों में भी, संयुक्त परिवारों में भी यदि हम इन सुझावों को अपनाएंगे तो एक अच्छी गृह कार्य व्यवस्था सुनिश्चित होगी और परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आएगी। बच्चों, अभी हमने बात करी थी कि संयुक्त परिवार में चूंकि बड़े परिवार होते हैं तो उसमें गृह कार्य व्यवस्था को अच्छा रखना अपेक्षाकृत जटिल होता है। लेकिन एकाकी परिवार जिसमें 2 पीढ़ी के सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं, और चूँकि उनमें भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है, बच्चे भी आजकल अपेक्षाकृत कम होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, ऐसे में परिवार में मात्र 3 से 4 सदस्य होते हैं। ऐसी स्थिति में गृह कार्य व्यवस्था एकाकी परिवारों में अधिक सुचारू हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों का संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास एकाकी परिवार में संभव है, क्योंकि परिवार में कम सदस्य हैं, कार्य कम है, सभी का कार्य एक दूसरे के सहयोग से पूर्ण होते हैं। संसाधन भी यदि परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार पर्याप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों का संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास होता है। फिर शिक्षा की उचित व्यवस्था, चूँकि परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और ऐसी स्थिति में माता पिता का पूर्ण ध्यान बच्चों के उचित लालन पालन, पालन पोषण और बच्चों की उच्च शिक्षा की ओर होता है, और वह अपने सभी संसाधनों का उच्चतम प्रयोग उनकी उच्चतम शिक्षा के लिए करते हैं। बच्चों में आत्मनिर्भरता आ जाती है, क्योंकि परिवार में कम सदस्य होते हैं, सभी को कार्यों में सहयोग देना होता है। यदि माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, दोनों ही घर से बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों में बचपन से ही आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। एक उदाहरण देना चाहती हूँ, यदि माँ काम करती हैं और वो भोजन बनाकर गई हैं, तो स्कूल से आकर बच्चों को स्वयं अपना भोजन लेना पड़ता है, बर्तन आदि को समेट के रखना पड़ता है, अपनी यूनिफॉर्म आदि को व्यवस्थित रखना पड़ता है। बचपन से ही इन आदतों के निर्माण से जल्दी ही बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। सदस्यों में प्रेम तथा सहयोग की भावना होती है। सदस्य कम होते हैं, उनके व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। माता पिता और बच्चों में भावनात्मक संबंध अधिक मजबूत होते हैं। ऐसी स्थिति में सदस्यों में प्रेम और सहयोग की भावना होती है। गृहिणी को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर। इसके अतिरिक्त चूँकि कार्यों को सभी के सहयोग से पूर्ण कर लिया जाता है, दायित्व कम होते हैं, तो महिला को पर्याप्त अवसर मिलते हैं कि वो परिवार की आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे सके तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे सके। अंत में है शांति तथा सुखद वातावरण। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों में प्रेम और स्नेह होने की वजह से वातावरण शांत और सुखमय होता है। बच्चों, यह हमने देखा कि कैसे संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर गृह कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब परिवार के सदस्यों के व्यवहार का गृह कार्य व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, परिवार के सदस्यों में यदि परस्पर स्नेह है, आपस में सहयोग है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है, सबको साथ में लेकर चलने की भावना है, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी है, उनमें योग्यता एवं कुशलता है, कार्य करने की दक्षता है, वह परिवार के कार्यों को अपना समझकर कर रहे हैं, वह परिवार के विकास को यदि स्वयं का विकास समझकर कार्य करते हैं और कार्य में पूर्ण सहयोग देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर हैं, तो परिवार में सारे कार्य भी सुचारू रूप से पूर्ण होंगे और परिवार का वातावरण भी सुखमय रहेगा। इसके विपरीत यदि परिवार के सदस्यों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति जटिल है, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त हैं या स्वयं के हित के बारे में सोचते हैं, अपने ही विकास के बारे में सोचते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, कार्यों में योगदान देने से बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में गृह कार्य व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। परिवार के सदस्यों का सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, परिवार के सभी सदस्यों को उन्नति में सहयोग देता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की अभिरुचियों का भी गृह कार्य व्यवस्था में विशेष महत्व है। अभिरुचि क्या होती है? किसी विशेष कार्य या व्यवहार के प्रति विशेष रुचि को हम अभिरुचि कहते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्यों की